नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। कुछ दिनों से लेटरल एंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लेटरल एंट्री के ज़रिए केंद्र सरकार यूपीएससी में जो सिलेक्शंस है, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, आईएफएस, इनकी जो सिलेक्शंस है ये प्राइवेट तरीके से करना चाह रही है। क्योंकि अब तक ये होता आ रहा है कि आप जब यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हो, आप सेलेक्ट होते हो, ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग के बाद में सबसे पहली जो पोजीशन आपकी होती है वो एसडीएम की होती है। फिर आप एडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और फिर फाइनली कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे बड़ी पोस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि जॉइंट सेक्रेटरी की हम एग्जाम्पल ले, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी भी आईएएस ऑफिसर को 15 साल लग जाते हैं। आप एज की बात करेंगे तो 35 से लेकर 45 के बीच में आपको टाइम लग जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब इस पोस्ट के लिए, ये बाकी सारी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा, जो एंट्री होगी वो डायरेक्ट होगी। और इसको लेकर ना ऑपोजिशन की तरफ से एक साफ साफ ये कहा जा रहा है कि लेटरल एंट्री जो है ये एक अटैक है दलित के ऊपर में, ओबीसी के ऊपर में और आदिवासी के ऊपर में। खैर, पॉलिटिक्स में न जाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि जिस 45 वैकेंसीज की बात की जा रही है और यूपीएससी की तरफ से शनिवार के दिन में जब ये नोटिफिकेशन डाला गया कि 45 पोस्ट के लिए यूपीएससी एप्लीकेंट्स को इनवाइट करती है, उनमें से 10 पोस्ट ऐसे थे जो जॉइंट सेक्रेटरी के थे, जिनमें से होम, फाइनेंस, स्टील मिनिस्ट्रीज के अंडर में आते हैं, और 35 पोस्ट ऐसे थे जैसे डायरेक्टर, डिप्यूटी सेक्रेटरी लेवल, उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, फार्मर्स हो गए, ये तमाम जो पोस्ट थे यहाँ पर 45 पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया गया। और ये 45 पोस्ट की पूरी लिस्ट है जो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और ऐसा नहीं ये पहली बार किया जा रहा है, इसके पहले भी आपने देखा होगा। इसी साल की हम बात करें, मार्च की हम बात कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार ने 25 प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट के लिए लेटरल एंट्री के जरिए सिलेक्शंस की थी। लेकिन इसको लेकर ना एक डिबेट से छिड़ गई है। डिबेट ये है कि जो लेटरल एंट्री के जो प्रोविजन है या लेटरल एंट्री का जो इंट्रोडक्शन है, खासकर यूपीएससी की बात कर रहे हैं, उसमें भी आईएएस जैसे पोस्ट के लिए उनकी शुरुआत कहा जाता है कि 2017 के टाइम में जब नीति आयोग की तरफ से की गई है, जिस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत 2005 के टाइम में की गई थी। क्यों? क्योंकि 2005 के टाइम में सेकंड एआरसी, जिन्हें आइडिया ना हो, जो लोग यूपीएससी एस्पायरेंट हैं उन्हें कुछ आइडिया होगा जरूर, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ वैल्यू एडिड पॉइंट मिल जाते हैं, खासकर इस रिपोर्ट से, चाहे सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो। तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो है, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि 2005 में आया था, जिसको उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट के तहत में लाया गया था और जिसको चेयर किए थे श्री वीरप्पा मोइली। तो इनके तरफ से पहली बार लेटरल एंट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे कॉन्सेप्ट को, ताकि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनमें सिटीजन फ्रेंडलीनेस, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस लाया जा सके। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने पे मालूम ये चला कि इसकी शुरुआत जो है ना, इंट्रोडक्शन तो 2005 के टाइम में किया गया, सेकेंड एआरसी के टाइम में, लेकिन शुरुआत जो है ये फर्स्ट एआरसी के टाइम में किया गया था, जब 1966 के टाइम में मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में एआरसी बनाया गया था। और उस वक्त कहा यह जाता है कि ये पहली बार था जिसकी नींव रखी गई थी ताकि आगे फर्दर डिस्कशंस किया जा सके। और फिर इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लेटरल एंट्री के बारे में आगे डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि क्यों ऑपोजिशंस यहाँ पर खासकर लेटरल एंट्री को अपोज कर रही है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तमाम जो चीज़ें हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम ये समझते हैं कि 2007 के 17 के टाइम में नीति आयोग की तरफ से पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया डीओपीटी के तहत में, और तब से लेकर अब तक 6000 एप्लीकेंट्स अभी तक फाइल कर चुके हैं। 2018 के टाइम में 6000 एप्लीकेंट थे और ऐसे 10 पोस्ट के लिए जो जॉइंट सेक्रेटरी के थे। 2019 के टाइम में भी 9 जॉइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट के लिए, उसके बाद 21 के लिए, 22 के लिए, तमाम जो ईयर से आप देखेंगे कि हर साल कहीं लेटरल एंट्री के जरिए सिलेक्शंस ली जा रही है। और अब तक जो है 63 ऐसे सिलेक्शंस हैं जो लेटरल एंट्री के तहत में अभी तक की गई है। तो पहले हम ये समझते हैं कि लेटरल एंट्री एक्चुअली होता क्या है, लिटरल मीनिंग इसका है क्या। देखिए, जब भी आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं ना, तो यूपीएससी एग्जाम में आपको एज ए जर्नलिस्ट माना जाता है, क्योंकि आपको इसमें लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तमाम जो चीज़ें हैं आपको मोटा मोटी आइडिया होता है, तो आप माने जाते हो जर्नलिस्ट। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, फॉर एग्जाम्पल की इकोनॉमिक्स की लेते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स का फील्ड एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इसके लिए
जर्नलिस्ट से काम नहीं चलती है। और यहाँ पर आता है फिर लेटरल एंट्री, और इसके लिए बात की जाती है एक स्पेशलिस्ट की, और इस स्पेशलिस्ट के एंट्री के लिए, सिलेक्शंस के लिए सरकार लेती है यहाँ पर लेटरल एंट्री। और ये जो लेटरल एंट्री है ना, ये प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकती है, ये पब्लिक सेक्टर से भी हो सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक इशू ये है कि सरकार ने यहाँ पर प्राइवेट को भी मेंशन किया है, और यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है, फॉर एग्जांपल स्टेट ड्यूटीज़ में जो लोग सर्व कर चुके हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन देखा जा रहा है। और ये पहली बार नीति आयोग ने अपने 3rd ईयर जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, पहली बार इसमें रिकमेंडेशंस दिया गया था डीओपीटी को कि कैसे मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल में गवर्नमेंट को हम लोग और भी दुरुस्त कर सकते हैं। और इसका एक बेसिक पर्पस ये था उस वक्त, या हम ये कहें कि एक ट्विन पर्पस ये था कि डोमेन एक्सपर्टीज को बढ़ाना, और दूसरा ये था कि जो आईएएस ऑफिसर जो सेंटर में है, जो शॉर्टेजेस देखे जाते हैं, क्योंकि जब सेंटर की बात करते हैं तो जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं अपनी होम कैडर ले लेते हैं कुछ साल के बाद में, मिनिमम 3 साल के बाद में, और काफ़ी ज़्यादा आईएएस ऑफिसर जो है ना, वो सेंटर में सर्व ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्टेज देखा जाता है सेंटर लेवल में। दूसरा रीजन यहाँ पर सरकार ये देती है कि जो गवर्नमेंट है लेटरल एंट्री के जरिए आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करना चाहती है, एक एक्सपर्टीज को रिक्रूट करना चाहती है जो रेवेन्यू के फील्ड में हो, फाइनेंशियल सर्विस, इकोनॉमिक अफेयर्स, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन, फार्मर्स वेलफेयर, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, सिविल एविएशन, कॉमर्स, तमाम जो सेक्टर्स है, इसके लिए एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करना चाहती है सरकार। और इसके लिए प्रोसेस भी बताई गई है यहाँ पर कि इसकी प्रॉपर प्रोसेस ये है कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इन्हीं के जरिए यहाँ पर लेटरल एंट्री करवाई जाएगी। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले एप्लीकेंट के लिए कोई यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, इसके बाद में डीओपीटी जो यूपीएससी किस तरीके से सिलेक्शंस लेती है, आगे कैसे लेगी, किस तरीके से नए पोस्ट के लिए सिलेक्शंस होने वाले, ये डीओपीटी डिसाइड करती है। और जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ फिल की जाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद में सबमिट होती है, और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड की जाती है ताकि आगे चलकर वो इंटरव्यू दे सके। और इंटरव्यू देने के बाद में कुछ नंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है टू द डीओपीटी। और ऐसा नहीं कि इनकी जो सिलेक्शंस है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में से होता है, अब रिटायर होते हैं फिर भी आपको पेंशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें आपको मिनिमम 3 साल के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आपकी सिलेक्शंस की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल निकलता है कि इसकी नीड ही क्यों बढ़ रही है। सरकार का ये मानना है कि शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि आईएएस कैडर में 1510 ऑफिसर, या हम ये कहें कि 22.48% की शॉर्टेज है, और आईएएस ऑफिसर मिला दिया जाए तो ये लगभग जो नंबर्स है 2418 यानी 2418 नंबर हो जाता है। दूसरा जो रीजन है डोमेन एक्सपर्टीज, हमें डोमेन एक्सपर्टीज की भी नीड है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो क्रिएट की जा सके इन गवर्नेंस डिलीवरी में। और अब तक यहाँ पर 63 अपॉइंटमेंट्स की जा चुकी है, 57 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के पोजीशंस में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इसके प्रॉस कॉन्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। आप इस स्लाइड को आप बाद में पॉज करके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट हम देखें तो आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन आपको मिल जाते हैं। अगर हम प्रॉस की बात करें तो डाइवर्स बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाते हैं। लेटरल एंट्री के जरिए हम लोग मेरिट और स्किल्स को एम्फेसाइज करते हैं। ये तमाम जो अच्छी बातें वो यहाँ पे की जाती है। लेकिन कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में भी आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे जो आप इसे पॉज करके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इशू हो रहा है कि ऑपोजिशन खासकर इसे क्रिटिसाइज कर रही है। डायरेक्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दलित, ओबीसी, आदिवासी के ऊपर में अटैक है। इवन की समाजवादी पार्टी के लीडर उन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया कि 2 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पर रैली निकालेंगे, खासकर इस लेटरल एंट्री के प्रोविजंस के अगेंस्ट में, एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में, सॉरी, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट है जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके लिए एक हर्डल्स और रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। और सबसे बड़ा एक हर्डल्स आ रहा है यहाँ पर 13 पॉइंट रोस्टर। ये क्या होता है? देखिए, जब भी रिजर्वेशन की बात की जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर सारा जो मुद्दा है, जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, वो रिजर्वेशन को लेकर किया जा रहा है। क्योंकि जो भी पोस्ट यहाँ पर निकाले गए 45 ना, इस 45 पोस्ट में सिंगल पोस्ट के लिए निकाले गए। इनमें से यहाँ पर रिजर्वेशन की प्रोविजंस नहीं है। और क्यों नहीं है? सिंगल पोस्ट है इसीलिए। तो इसके लिए यहाँ पर 13 पॉइंट रोस्टर होता है। एक्चुअली यहाँ पर होता है कि एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एसटी के लिए हमें एक रिजर्वेशन, एक सीट अलॉट करनी है, रिजर्व करनी है। तो यहाँ पर अगर 14 सीटें हैं, वैसे हम 100 मान के चलते हैं, 100 सीटें हैं, तो 100 में से हर 14 जो सीटें होगी वो एसटी के लिए अलॉट होगी, रिजर्व होगी। और इसे कैलकुलेट करते हैं कि एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना है, 7.5%। तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 30.3 आता है। 30.3 मतलब आप इससे अप्रोक्स 14 मान चलिए। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हर 4th जो
सीट होती है वो ओबीसी के लिए रिजर्व होती है। तो ये चीजें डिसाइड कहाँ से होती है? 13 पॉइंट रोस्टर से डिसाइड की जाती है। तो अगर मान चलिए हमारी बात से फोर्थ पोजीशन है, 7th है, 8th है, 12th है, 14 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर चौथा यहाँ पर ओबीसी है, तो ओबीसी यहाँ चौथे में हो गया। 7th यहाँ पर एससी होगा, हर 7 सीट एससी के लिए अलॉट है। फिर यहाँ पर चौथा यानी कि फिर 8 आ गया मीन्स ओबीसी। तो इस तरीके फिर 8 12 मीन्स 4 के जो मल्टीप्लाई है ये आपको ओबीसी में देखने को मिलेगा, और जो 7th है ये आपको एससी, और 14 जो हो गया आपका एसटी में आपको दिखाई देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए आपको रिजर्वेशन किस तरीके से दी जाती है पब्लिक जॉब्स यूनिवर्सिटी में, ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मामला फंस रहा है इसी को लेकर कि यहाँ पर 45 जो पोस्ट है वो सिंगल है। अगर सिंगल है तो रिजर्वेशन कैसे इसमें दी जाएगी, और इसी बात को लेकर ऑपोजिशन जो है केंद्र सरकार को घेरना चाह रही है। खैर ये भी देख लेते हैं कि बाकी अदर कंट्रीज में इसके लिए क्या प्रोविजन है लेटरल एंट्री के लिए। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स या बेल्जियम या यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए, तो यहाँ पर ऐसे जो प्रैक्टिसेस है इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है बहुत एक लंबे टाइम से, और ये कहीं ना कहीं उनके सिस्टम्स के लिए एक परमानेंट पार्ट है पहले से। फॉर एग्जाम्पल कि यूएस की बात करें तो यूएस में इसे स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जो प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्हीं के फ्रेंड, उन्हीं के बिजनेस पार्टनर वो लोग वहाँ के कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं विदाउट मेरिट वो लोग ज्वाइन करते हैं और वही लोग चलाते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो। यूके की बात करें और या आयरलैंड की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया पर देखी जाती है जो सिविल और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसके आधार पर। तो लेटरल एंट्री की जो प्रोविजंस है ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के लिए कितना ये कारगर होगा कितना नहीं होगा इसको लेकर आप कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में प्रेरणा प्रोग्राम रिसेंटली ये न्यूज में देखा गया था। आपको पहले बता दें कि ये प्रोग्राम होता क्या है। इसमें टीचर्स, इसमें पेरेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं और इसी के लिए बनाया गया है प्रेरणा प्रोग्राम। आपको बताना ये है कि इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर या फिर अर्बन डेवलपमेंट या फिर डिफेंस की तरफ से। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।